Hello everyone, this is Sarthak Kaushik and first of all I would like to thank you Sandy भैया, आपने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी है अपने चैनल पे आने के लिए। एंड आज फर्स्ट टाइम मैं उस इंसान के साथ बैठा हूँ जिसके बारे में मैंने बचपन से बहुत चीज़ें सुनी है। हरियाणा के प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर नकुल चौहान मेरे साथ में बैठे हैं। तो ये हरियाणा की टीम से खेलते थे बास्केटबॉल एंड 2012 में इनका इंडिया कैंप लगा था एंड 2013 में इन्होंने NBA डी लीग के ट्राई आउट्स दिए थे। अब आगे ये अपना इंट्रोडक्शन खुद ही बताएंगे। थैंक यू सार्थक एंड थैंक यू टू इंडिया लाइव स्पोर्ट्स। अब मैं आप लोगों के थ्रू अपने व्यूज़ और जितनी भी नॉलेज है वो मैं शेयर करने वाला हूँ। एंड थैंक यू स्पेशली टू सैंडी, जिसकी वजह से आज ये सारी चीज़ें हो पा रही हैं। और मैं चाहता हूँ कि इस नॉलेज की वजह से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अपने आप को बास्केटबॉल में सही डायरेक्शन दे पाएँ और अपनी गेम को इम्प्रूव कर पाएँ और इस गेम को मन से, दिल से, सच्चे दिल से एंजॉय कर सकें। तो जैसा कि सार्थक ने अभी आप लोगों को बताया है वही चीज़ मैं बताने वाला हूँ। मैंने 2012 में इंडिया कैंप अटेंड किया था। हमारा एक कैंप लगा था यंग सीनियर्स के लिए। मैं उस समय दिल्ली में था और कॉलेज जाकिर हुसैन में था। वहाँ से फिर मैं सेलेक्ट हुआ था ट्राई आउट्स के बाद। हमारे जो कोच थे वो कैनी नायक थे। यंग सीनियर्स के दो अलग पूल बना दिए गए थे, सीनियर्स और एक यंग सीनियर्स, जो आपके 21 to 24 या 25 तक होंगे, और ताकि फिर वो आगे और इम्प्रूव करते और उन्हीं उसी टीम को आगे ले जाया जाता। तो हम लोग अराउंड 26 या 27 प्लेयर्स थे। वो जो कैंप था दैट वाज फॉर एशियन बास्केटबॉल चैम्पियनशिप। उसके बाद मेरा जो फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस था इट वाज रियली गुड। हमारा पहले वो 12 या 13 दिन का कैंप लगा था। फिर हमारे एग्ज़ाम्स, कई प्लेयर्स के एग्ज़ाम्स थे ड्यू के एंड कॉलेजेस के, तो वी हैड टू गो। हम वापस आए तो 2 दिन बाद ही फिर हम लोगों को ये कह दिया गया था विच वॉज ट्रू कि जो चैम्पियनशिप है, एशियन बास्केटबॉल चैम्पियनशिप, वो 5-6 महीने और आगे एक्सटेंड हो गई थी। तो उसके बाद जो कैंप था वो लगा। फिर मैंने 2013 में आई वेंट टू अमेरिका। मैंने उससे प्रायर भी मैं अमेरिका गया था 2010 में। मेरी जो ट्रेनिंग हुई है वो वर्ल्ड के नंबर 1 स्किल डेवलपमेंट ट्रेनर के अंडर हुई है, दैट हिज नेम इज़ माइकल लैंकेस्टर। और उनके जो एसोसिएट हैं जैसे ब्राइस स्टैनहॉप, मार्कस, एंथनी पोर्टर, और उनका जो स्ट्रेंथ ट्रेनर था जेकब टकर, इन सब लोगों ने मेरे को ट्रेन किया है। 2013 में मैंने 19 अक्टूबर 2013 को मैंने NBA डी लीग जो टल्सा 66ers थी, अब वो शायद ओक्लाहोमा सिटी थंडर की ही जो सब्सिडरी टीम थी पहले भी, अब उसका नाम कुछ और उन्होंने किया है, शायद थंडर ही कर दिया है। उसके मैंने ट्राई आउट्स दिए थे। ये मेरे लिए बहुत ही एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था। मैं इस चीज़ को हमेशा चेरिश करता हूँ। वो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, द काइंड ऑफ कम्पिटिटिव लाइफ आई लिव्ड ओवर देयर वॉज वेरी गुड। और वो एक ऐसी चीज़ थी जिसको मैं बहुत लोगों के साथ शेयर भी करता हूँ। और जो भी बच्चे मेरे से आके पूछते हैं कि कैसा होता है, क्या होता है, तो मैं उन्हें समझाता हूँ, डायरेक्शन देता हूँ कि आपको इस चीज़ों पे वर्क करना है ताकि आप बाहर अपने आप को एक अच्छा एथलीट की तरह पोर्ट्रे कर सकते हैं। और जहाँ पे भी आपका ड्रीम चाहता है, जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है किसी टीम को रिप्रेजेंट करने की, किसी लीग में खेलने की, आप उसे हासिल कर सकते हैं। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हमने इंस्टाग्राम से और यूट्यूब से सेलेक्ट करे हैं, और बहुत सारे ये वो टॉप क्वेश्चंस लिए हमने जो काफ़ी लोगों ने पूछे हैं एंड काफ़ी इंडियन एथलीट्स की इससे हेल्प होने वाली है। तो लेट्स बिगिन। या श्योर एंड आई एम रेडी टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस एंड आई होप कि आप सब लोग के क्वेश्चंस के प्रॉपर आंसर्स मिल जाएं, आप लोगों को भटकने की कहीं ज़रूरत ना पड़े। ग्रेट। फर्स्ट क्वेश्चन भैया मेरा ये रहेगा आपसे कि आपने इतना प्रोफेशनली बास्केटबॉल को खेला है, आप इतने अच्छे खासे मतलब NBA ट्राई आउट्स भी दिए हैं आपने और इंडिया कैंप भी लगा है, लेकिन आपने इस चीज़ को परसीव क्यों नहीं करा आगे? उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है सार्थक, और वो थोड़ा इमोशनली भी है मेरे साथ, और मैं नहीं चाहता कि ये किसी के साथ भी ऐसा हो। 2012 में या 11 में ही मैंने ये नी टूट गया था मेरा। बट मैंने टूटे हुए नी से ही NBA के ट्राई आउट्स दिए थे। वहाँ पे जब खेलता था तो मैं स्ट्रीट्स में डोमिनेट करता था। पहले कुछ हफ्तों तक मैं नहीं कर पा रहा था, लेकिन जो मेरा माइंडसेट था, मैं उसके बाद मैंने बहुत मेहनत करी और मैं डोमिनेट करने लग गया था। जैसे हमारे यहाँ पे होता है ना, क्रिकेट खेलते हैं गली में, तो भाई जो सबसे अच्छा प्लेयर होता है, तो कैप्टन जो भी होता है वो सबसे पहले उसे पकड़ते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा होता था कि भाई जो थे
आपके ब्लैक अमेरिकन वहाँ पे थे हैं वो, मैं जैसे कोर्ट पे आता था तो वो बोलते डिब्स ऑन हिम। उनको मेरे को उनको मेरा नाम तो याद रहता नहीं था, वो बोलते ही इज ऑन माई टीम, ही इज ऑन माई टीम। और मैं पूरा 100% आई बिकेम वेरी गुड शूटर, स्किल वाइज मेरा बहुत था। और मेरी नेचुरली गेम जिसके लिए मैंने बहुत सालों तक ट्रेन किया था वो मेरे को ऑटोमेटिकली आने लग गई थी। वहाँ पे मेरे को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी। इंडिया में गेम बिल्कुल ही अलग है, वो 1970s की चलती है, और अमेरिका में जो गेम है वो टोटली डिफरेंट है। उसकी ट्रेनिंग और उसकी सारी चीज़ें, माइंडसेट सब कुछ अलग होता है। तो मेरा फिर मैं वापस आया ट्राईआउट्स के बाद। मेरा वहाँ पे 3 चीज़ें मेरे को बोली गई थी ट्राईआउट्स में जो था आफ्टर माई ट्राईआउट्स की। भाई पहली चीज़ ये है कि मैंने उसमें लिख दिया था, मैंने झूठ नहीं बोला कि भाई मेरा नी खराब है, नी टूट गया था। तो उन्होंने बोला गेट दिस थिंग फिक्स्ड। सेकेंड थिंग उन्होंने मेरे को ये बोला कि आपको रेज्यूमे में कुछ होना चाहिए। रेज्यूमे मैंने इंडिया कैंप अटेंड किया था बट आई डिडंट रिप्रेजेंट इंडिया। तो रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री वुड ऑलवेज हेल्प यू। मेक सेंस। उससे क्या है कि उन्हें ये लिख जाएगा कि भाई आप एक बहुत ही अच्छे उसमें हैं, एक स्टेज पे हैं, आपने एक प्रोग्राम एक अलग तरीके से आप प्रोफेशनलिज्म पे आ गए हैं। दूसरा, आप जो अगर आप प्रोफेशनली कहीं पे भी खेलना चाहते हैं, चाहे किसी भी कंट्री की तरफ हो, कोई भी आपकी किसी भी लीग में जाना हो आपको, चाहे वो यूरोपियन लीग हो, फिलीपींस की हो, ऑस्ट्रेलिया की हो, साउथ अमेरिकन हो, कैनेडियन हो, जापानीज हो, तो आप बात ये समझिए आप एक छोटे लेवल पे पहले जाके अपना वो करिए जिससे आपके रेज्यूमे में आपको मिल जाए कि भाई आपने रिप्रेजेंट किया है कहीं पे, चाहे वो 6 महीने के लिए हो, साल भर के लिए हो। ठीक है, छोटे छोटे जो टूर्नामेंट्स हैं जिसमें रिप्रेजेंटेशन हो सकती है आपकी, जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, आप उनमें ट्राई करिए पहले। मेरे को ये सब नहीं पता था। वहां पे मेरे को जब उन्होंने जो स्काउट्स थे उन्होंने मेरे को समझाया तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मतलब एटलीस्ट उन्होंने ये बात बताई। किसी को भी बातें नहीं बताई जाती कि भाई आपको ये चीज करनी है, बट दे वर सरप्राइज्ड एंड हैप्पी कि कोई इंडिया से आया है। उस समय कोई भी नहीं गया था। दूसरा, एक और मेरा फ्रेंड है इवान हाइम्स, वो बॉर्न इंडियन है बट वो ऑस्ट्रेलिया में सेटल है। आई हर्ड अबाउट हिम। यस, स्टिल नाउ प्लेइंग इन प्रोफेशनल लीग। यस ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। हमारी कभी कभार सोशल मीडिया पे हम मैसेजेस पे बात कर लेते हैं। तो उसने भी वहां पे ट्राईआउट्स दिए थे, उसने दूसरी टीम के लिए दिए थे। तो मैं इस चीज को भी पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि उस समय हम 2 लोग थे। वो इंडियन ओरिजिन का था, ही वॉज बॉर्न इन इंडिया बट दे सेटल्ड अब्रॉड। मैं इंडियन ओरिजिन का बंदा हूँ, वो इंडिया में वैसे बॉर्न हुए थे, वो इजरायली हैं। तो ये चीज़ है। और फिर उसके बाद उन्होंने तीसरी चीज़ मेरे को ये कही, गेट एन एजेंट। तो वहाँ पे 2-3 तरीके होते हैं। आप या तो एजेंट के पास अप्रोच करते हो कि भाई आई पे यू अ फी, जो भी उनकी होती है जनरली, आई थिंक सो, मेरे को अभी मैंने बात नहीं करी थी तो मैं गैस ही कर सकता हूँ, $5,000-10,000 होगी वो आपको नॉट ओनली इन अमेरिका बट वो ऑल अराउंड द वर्ल्ड। जो भी आपके गेम स्टाइल है, जो भी आपकी चीज़ें हैं, जो भी आपकी फिजिकल कैपेबिलिटीज़ हैं, उसके हिसाब से वो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं, सही डायरेक्शन दे सकते हैं कि आप कहाँ जाके खेल सकते हैं। तो मेरे लिए बीइंग इन इंडियन टीम वाज इजी। मेरे को पता था क्योंकि मेरी गेम कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गई थी। मैं बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट प्लेयर हो गया था। आई वाज रियली क्विक। मतलब मेरा आज तक मैं नहीं समझ पाया, मैं कभी भी बचपन से जब से मैं बास्केटबॉल खेली और इंडिया में भी मैंने देखा, मेरे से उस समय क्विकेस्ट प्लेयर नहीं था। बट मैं जब वापस आया, मैंने डॉक्टर्स के पास मैं बहुत गया। मैं सीधा सर्जरी नहीं करवाना चाहता था, मैं आई वांटेड टू फाइंड अनदर वे। तो मैंने अपना कुछ प्रोसीजर करवाया इसमें नी में। बट उसके बाद भी, सर्जरी के बाद भी मेरे पेन जो था वो जा नहीं रहा था और वो धीरे धीरे बढ़ता गया। फिर धीरे धीरे वो दूसरे जॉइंट्स में भी, एडजेसेंट जॉइंट्स में भी जाने लगा और मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, डॉक्टर्स को भी समझ में नहीं आ रहा था। फिजियो, कायरो और टॉप डॉक्टर्स के पास मैं गया लेकिन वो कहीं आंसर नहीं मिला और देन आई हैड टू क्विट बास्केटबॉल। और उस वजह से मैंने बास्केटबॉल छोड़ी और अभी 2 years पहले ही मुझे पता चला कि what was the reason and now I started working on it and I'm feeling better. I'm able to walk now, I'm able to work out now. Not basketball yet, but I'm happy कि कुछ ना कुछ तो शुरुआत हो रही है। तो you are getting back on the game. This is a very long short question. I don't know. Right now I am learning how to even walk and run again.
तो ये जो इंजरी हुई थी आपके, ये गेम के टाइम ही हुई थी या फिर? यस, गेम के टाइम हुई थी, बट इट वाज नॉट रिलेटेड टू बास्केटबॉल। तो कारण कुछ और था। आजकल ये बहुत लोगों को हो रहा है, एंड इस चीज़ को मैं ये इसलिए शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से, ताकि आपके भी घर में या किसी और को, किसी नोन को हो रहा है तो आप उन्हें पॉइंट आउट कर दीजिए। आई हैड एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, जिसमें क्या होता है आपकी इम्यूनिटी ही आपकी बॉडी को डिस्ट्रॉय करने लग जाती है। लाइक आर्थराइटिस और यस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। मेरे को जो है वो एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, व्हिच ईट्स अप योर लिगामेंट्स। या आई हर्ड अबाउट इट। या तो ऐसे ही बहुत सारे होते हैं। आपके लीवर के लिए होता है, किसी चीज के लिए होता है, तो इसकी बहुत वाइड वैरायटी है। तो इसके बारे में भी हम लेटर ऑन सम डे वी विल डिस्कस, एंड आई वुड लाइक टू हेल्प पीपल। जिस तरीके से मैंने अपने आप को मैनेज किया है एंड आई एम गेटिंग बेटर, आई वुड हेल्प, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता चलता क्या होता है क्या नहीं होता, एंड इट्स अ वेरी पेनफुल डिजीज, एंड आई होप ये कभी भी किसी को ना हो। तो आपने मेरे को इतना सब कुछ बताया, तो आई एम क्यूरियस टू नो कि आपके लिए हेल्थ क्या है? हेल्थ ना, लोग ये सिर्फ सोचते हैं कि फिजिकल है, बट मैं इस चीज़ को अलग तरीके से बताना चाहूँगा। मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल और फिजिकल हेल्थ, ये 4 टाइप की हेल्थ होती हैं। अगर आप इनमें से किसी भी एक चीज़ को ख़राब करते हैं तो आपकी हेल्थ डिग्रेड होने लग जाती है। और इस चीज़ का मेरे को जो पता चला है और रिसर्च जो भी मैंने करी, राइट नाउ मैं एक कंपटीशन में हूँ, दिस इज हेल्थ क्वीन एंड किंग इंडिया, तो मैं उसमें वन ऑफ द फाइनलिस्ट हूँ। तो उस चीज़ में भी मेरे को इसी बारे में पूछा गया था, तो वही मैं आंसर यहाँ पे भी जवाब दे रहा हूँ। तो हेल्थ वही है कि आप अपना फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल, इन चारों चीज़ों पे आप बैलेंस बना के रखते हैं ना, तो आप टोटली हेल्दी रहते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके डिस्प्लेइंग 6 पैक्स या 8 पैक्स एब्स है तो हेल्दी है, ऐसा नहीं है। आप यहाँ से भी शांत हैं, इमोशनली यहाँ से दिल से खुश हैं। ठीक है, स्पिरिचुअली का मतलब ये नहीं कि आपको पूजा पाठ करनी है। स्पिरिचुअली मतलब आप एक सबको अपना रहे हैं और हमेशा भगवान को थैंक यू, ग्रेटिट्यूड देते हैं, तो आप हेल्थी हैं। और फिजिकली आप सारे मूवमेंट्स कर पा रहे हैं, सारी चीज़ें कर पा रहे हैं, आपके पास एक बेसिक हेल्थ है, तो आप हेल्थी हैं। तो अब जो हमारे Q&A वाले क्वेश्चंस हैं उनको स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज अ टेक्निकल फाउल? ये क्वेश्चन पूछा गया है बॉर्न टू प्ले नाम से यूजर ने। ओके, बॉर्न टू प्ले, ये एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इसमें 2 टाइप की चीज़ें हैं। टेक्निकल फाउल में आपका एक नॉर्मल टेक्निकल फाउल ये रहेगा कि आपने कभी भी किसी भी जो ऑफिशियल्स हैं उनकी बात नहीं मानी, उनसे बदतमीजी करी, तो टेक्निकल फाउल में आ जाता है। आपने गोल टेंडिंग करी, या आप डंक कर रहे हैं, आपने रिम पे लटक गए हैं, आपने ऑफिशियल्स की बात नहीं मान रहे हैं, और ये सारी चीज़ें आपके टेक्निकल फाउल में आ जाती हैं। आपके जो टीममेट्स हैं या आपके कोच हैं, वो भी बार बार अपने एक डिज़ाइन एरिया होता है, सॉरी डेजिग्नेटेड एरिया होता है, वहाँ से आप वो शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। या मैच चल रहा होता है तो कोच अंदर नहीं आ सकता कोर्ट के, तो वो भी टेक्निकल फाउल की बात होती है। और आपका क्या कहते हैं, जो प्लेयर्स बैठे हुए हैं बाहर भी आपके सपोर्ट में हैं, वो लोग भी कुछ बदतमीजी करते हैं ऑफिशियल के साथ, वो भी एक टेक्निकल फाउल में जाता है। तो ऑफिशियल्स के साथ कुछ भी बात आप कर रहे हैं, उनकी बात नहीं मान रहे हैं, उनकी वार्निंग को नहीं सुन रहे हैं, तो वो भी एक टेक्निकल फाउल में आता है। फिर कुछ फाउल्स आते हैं जो अनस्पोर्ट्समैन लाइक होते हैं, कि आपने किसी को धक्का दे दिया, गाली गलौज कर ली, या आप कोई भी ऐसे एक्शंस कर रहे हैं जो गलत हैं और जो एथिकली राइट नहीं है, वो सारे के सारे आपके अनस्पोर्ट्समैन लाइक आते हैं। आप किसी को जानबूझ के इंजरी दे रहे हैं, चाहे वो आप ऑफेंस पे हो या आप डिफेंस पे हो, तो आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान देना है कि भाई आप ऐसे इस तरीके से गेम खेलें कि आप किसी को परेशान भी ना करें, उनको बेवजह इंजर भी ना करें। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें, क्योंकि आप अगर किसी को इंजर कर रहे हैं तो कोई खुंदा खा के आपको भी कर सकता है। एग्जैक्टली। तो आप इस तरीके से सेफ गेम खेलें और कॉम्पिटिटिव खेलें और एंजॉय करें गेम की स्पिरिट को। फेयर इनफ दैट। सो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है जो कि मेरा पर्सनली फेवरेट है, टिप्स फॉर वर्टिकल जंप। बहुत लोगों के क्वेश्चन है ये वाला, बहुत एथलीट्स के दिमाग में आता है, एंड अगर टू बी ऑनेस्ट इंडिया में कोई इसको सही से एक्सप्लेन करने वाला नहीं है। इनफैक्ट मैं भी बहुत सारे तरीके यूज करे हैं वर्टिकल जंप इंप्रूव करने के लिए अपने, बट मैं अब आपसे जानना चाहूंगा कि आप क्या बोलते हैं। ओके, जैसे मैंने बताया, जेकब टकर से मैंने ट्रेनिंग करी थी और मैंने क्वेश्चंस पूछे थे। उनका ही इज अराउंड 5'9" हाइट है और उनके रिम से इतना ऊपर मुंह जाता है।
का। ठीक है, तो मेरी बहुत ही देर तक बैठ के डिस्कशन हुई थी, प्लस मैंने बहुत प्रोग्राम्स बाय करे हैं, मैंने बहुत बुक्स पढ़ी है और आज भी मैं पढ़ रहा होता हूँ ताकि मैं अपने आप को बेटर कर सकूँ फिजिकली भी, और इसी वजह से, इसी नॉलेज की वजह से मैं अपने आप को एक अच्छी स्टेट में लेके आ चुका हूँ। तो जो वर्टिकल जंप है ना, वो एक चीज नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, प्लायोमेट्रिक्स करते जाएंगे, वो नहीं है। कुछ लोग क्या करेंगे, सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते जाएंगे, वो भी नहीं है। इट्स अ मिक्सचर ऑफ आपका सबसे बेसिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, किसी को नहीं पता होगा, दैट इज यूजिंग योर हिप्स। हिप ड्राइव, हिप ड्राइव एक टेक्निक है, आप यूट्यूब पे जाइए, देखिए हिप ड्राइव इन जंपिंग, आप लिखना, आपको एक बेसिक आइडिया मिलेगा। एक मूवमेंट होती है हिप की, वो आपको यूज करना होता है, जिससे वो एक्सप्लोसिविटी बढ़ाता है। देन आपको उसको मसल मेमोरी बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको ना ही बचपन में कोचेस ने ये बात बताई है, ना ही आपको किसी ने ये चीज सिखाई है, ना ही आप लोगों को नॉलेज भी पता होगी कहीं तरीके से, बहुत ही कम लोग इस चीज को बताते हैं। दूसरी चीज, जो वर्टिकल एक बहुत बड़ा ब्रॉड प्रोस्पेक्ट है, और इंडिया में जो मैंने देखा है, जो जनरली कोचेस की जो ट्रेनिंग है, जो मैंने भी ली थी, मैं इस चीज को वो नहीं कहूंगा, वार्म अप के लिए ही क्या करेंगे, हर रोज बोल देंगे भाई 5 चक्कर काट लो ग्राउंड के। तो उससे क्या होता है, आप अपनी बचपन से ही जो बॉडी में स्लो ट्विच फाइबर्स ज्यादा बना रहे हैं। आपकी जो ट्रेनिंग हो रही है वो एक मैराथन रनर की हो रही है रेदर देन अ स्प्रिंटर। आपकी जो ट्रेनिंग होनी चाहिए, और मैं कोचेस से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप सब लोग बच्चों को जो ऑन कोर्ट करवाएं, और स्टेमिना ट्रेनिंग भी करवानी है तो स्प्रिंटिंग में करवाएं। उससे क्या होगा, आपका फास्ट ट्विच फाइबर्स बनेंगे, जितना आप फास्ट होगे उसी को आपको बाद में कन्वर्ट करना होता है, उस काइनेटिक एनर्जी को आप फिर जंपिंग में कन्वर्ट करते हैं, जिससे आप लीप ले सकते हैं। अब ट्रांजिशन आपने फास्ट तो हो गए भागने के लिए, लेकिन आपने ये देखा होगा कि बहुत बच्चे तेज तो आते हैं लेकिन फिर भी वो नहीं कर पाते हैं, जंप नहीं ले पाते हैं। तो उसके पीछे कारण ये होता है कि वो आके ना स्टटर स्टेप करते हैं या स्लो डाउन कर लेते हैं। उसका जो कारण होता है वो होता है स्टेबिलिटी इन योर लेग्स या कोर में। अगर आपके जो शिन से नीचे एरिया है, आपका काफ मसल है, उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो एकदम से ब्रेक मार के वापस ले सके अपने प्रेशर को, तो वो नहीं करेगा, उतना आप जंप नहीं लोगे। या आपके कोर जो है, कोर में आ जाता है आपका हिप, आपके ग्रोइन, आपका एब्डोमिनल। अगर वो चीज एक साथ काम करना, लोग क्या करते हैं कि अलग अलग तरीके से एब्स की एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक अलग से एक्सरसाइज कर लेंगे हिप की या ग्रोइन की, बल्कि ये नहीं करना है, आपको आइसोलेट नहीं करना है, आपको ऐसी एक्सरसाइजेस करनी है जिसमें तीनों चीज एक साथ काम करें, ताकि वो एक साथ फायर होंगी, तो तभी आप ऊपर की तरफ वर्टिकल लीप कर पाते हैं। और इस चीज को जब आप धीरे धीरे वर्क करते हैं, ये मास्टरी करनी पड़ती है, स्लो। और फिर उसके बाद आप इस चीज के लिए अपने आप को ट्यून किया है कि आप जंप ले पाएंगे अच्छी तरीके से, एक स्टेबल जंप। स्टेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर एक जो मैंने बहुत लोगों को देखा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे एथलेटिक ट्रेनिंग है नहीं, सब लोग बॉडी बिल्डर ट्रेनिंग करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं रिजल्ट की भाई मैं बहुत सारा जंप ले पाऊँ। मैंने भी देखा है कि लेग प्रेस में 200 या 300 किलो मार रहे हैं, 180 किलो की या 200 किलो की। मैं खुद बहुत हैवी लिफ्ट करता था और मेरी भी इनकंसिस्टेंसी होती थी जंपिंग में। मैं डंक तो मार लेता था, लेकिन कभी कभार मेरी इन गेम इतना भी हुआ है कि मैं रिम से ऊपर, मेरा मतलब रिम तक, जैसे ये रिम है तो मेरा सर इतना था, मेरे को बच्चों ने बताया, मेरे को नहीं पता था। ये त्यागराज स्टेडियम में हुआ था, तो इनकंसिस्टेंसी थी। ऐसा ही अमेरिका में भी मेरे साथ एक बार हुआ कि कभी कभार जंपिंग डेज होते थे तो आई कुड फ्लाई, बट हर बार वो चीज नहीं आती। ये चीज मैंने पर्सनली भी एक्सपीरियंस करी है। आजकल लोग बोलते हैं बैड जंपिंग डेज। नॉट बैड जंपिंग डेज नहीं होती, इट्स अबाउट कि आपकी जो उस समय मसल है ना, आपने उस पर कितना वर्क किया है कि वो कितनी जल्दी रिकवर हो सके। तो इट्स बेस्ड ऑन योर रिकवरी एंड टेक्निक। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है आपकी टेक्निक कैसी है। अगर आपने हिप ड्राइव को अपनी टेक्निक में कन्वर्ट कर दिया है तो आप बहुत जल्दी ही उस चीज को मास्टर कर सकते हो और हर बार कंसिस्टेंस हो सकते हो अपनी एक वर्टिकल लीप पे। उसको एक बना सकते हो कि भाई इतना तो आपका एक बेस है कि आप आराम से डंक मार रहे हो, डबल हैंडेड, सिंगल हैंडेड वो है, और उसके ऊपर नीचे एक अलग चीज हो जाती है, वो आपका एक अलग मैटर रहता है। तो आई होप ये वाला काफी एथलीट्स को उनके माइंड में क्लियर हो गया होगा। वर्टिकल जंप एक छोटा टॉपिक नहीं है, एक पूरा अलग से पार्ट है बास्केटबॉल में, जिसके लिए आपको स्पेशल ध्यान देना पड़ेगा। और अगर इनको सम अप करें तो आप
3 बेस्ट टिप्स बता दीजिए, मतलब शॉर्ट में। मैं बताना चाहूँगा, जो भी आप कर रहे हैं, ये जैसे कि हम लेअप प्रैक्टिस करते हैं, शूटिंग प्रैक्टिस करते हैं, ड्रिबलिंग प्रैक्टिस करते हैं, वैसे ही जंपिंग टेक्निक भी एक स्किल है। आपको हर रोज जंपिंग, 1 स्टेप जंपिंग एंड 2 स्टेप जंपिंग पे प्रैक्टिस करनी चाहिए यूजिंग योर हिप ड्राइव। फर्स्ट थिंग, रेपिटेशंस आपको ज्यादा नहीं करने हैं, 3 या 4, 2 या 3 सेट मैक्सिमम। आपको 3 स्टेप में आके भाग के, फिर 5 स्टेप में आके और 10 स्टेप्स में आके आपको भागना है। यानी कि आपका फ्री थ्रो लाइन से हो गया, आपका 3 पॉइंटर लाइन से हो गया, और 3 पॉइंटर लाइन से बियॉन्ड करके ऐसे 2 या 3 रेपिटेशंस के हिसाब से आप करो, वो चीज होनी चाहिए। वर्क लिफ्ट करना है, जो भी करना है आप एक्सप्लोसिबिलिटी के साथ करिए, और जितना हो सके अपने आप को, आपको इमेजिन ये करना है। अगर आप पहली बैरियर डाल के चलेंगे ना, मेरे को रिम तक टच होना, रिम तक, ऐसा नहीं है। आप प्रैक्टिस, जब भी आपको जंप लेनी पूरी जान से, आप पूरे ऊपर जंप लीजिए। ये नहीं कि मेरे को रिम तक हाथ लेके जाना है या कुछ, आप पूरा ऊपर एक्सप्लोर करिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि रिम सर्च करके आपको पुट डाउन करना है। और इसकी बहुत सारी चीजें हैं, आई होप कि आगे हम कंटिन्यू करके बाद में अलग से पार्ट है, ये एक पूरा अलग से पार्ट है जिसके ऊपर हमें स्पेशल अटेंशन देनी पड़ेगी, क्योंकि इसके लिए तो पूरी एक अलग से वीडियो ही बनेगी। यस, आई होप श्योर। तो थर्ड क्वेश्चन जो है यहाँ पर, हाउ टू इम्प्रूव माई शूटिंग, ये पूछा गया है जस्ट द वे। सो जस्ट द वे, इसका भी मैं छोटा सा वे समझा देता हूँ। हमारे इंडिया में जो शूटिंग है वो एक रिदमिक शूटिंग नहीं होती, बीच में स्टॉप करते हैं, यहाँ पे लाके फिर ये करते हैं, ऐसा नहीं है। तो आप YouTube पे जाइए, देखिए कि एक रिदम में कैसे शूट होती है, और इसमें भी 3 डिफरेंट वेज हैं और 3 या डिफरेंट स्टाइल्स हैं। तो उस स्टाइल्स के बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे, लेकिन मैं जो आपको नॉर्मली प्रैक्टिस करनी है, तो क्या है, जो आपका इनसाइड रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है वहां पे आप शॉट्स मारिए, ठीक है। वहां पे आपका मैक्सिमम हाई आर्क होना चाहिए, क्योंकि वहां पे डिफेंस ज्यादा होता है। अगर आप लो आर्क में करोगे तो आपको दिक्कत होगी, आपके टैप पड़ेंगे। फिर आप रिस्ट्रिक्टेड एरिया एंड इनसाइड 3 पॉइंट लाइन के अंदर आप जब रहोगे, वहां पे आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। और फिर 3 पॉइंट लाइन से, फिर 3 पॉइंट लाइन एंड बियॉन्ड। मैं जो प्रैक्टिस करता था, मेरे आवर्स लग जाते थे 3 पॉइंट शूटिंग में। और फ्री थ्रो के लिए आई यूज्ड टू पर्सनली चैलेंज माई सेल्फ। तो मेरा जो था 100 शॉट्स रिस्ट्रिक्टेड एरिया से, 100 शॉट्स इनसाइड 3 पॉइंट लाइन से, और 100 शॉट 3 पॉइंटर से। फिर मैं 100 शॉट्स आपका फ्री थ्रो से करता था। फ्री थ्रो में मैंने ये कर रखा था कि भाई इवन इफ आई मिस वंस, तो आई हैव टू स्टार्ट विद 0 अगेन। तो मैं इनिशियली स्टार्ट किया था इसे 5 शॉट्स इन अ रो, फिर 10 शॉट्स इन अ रो, फिर 20 शॉट्स इन अ रो, ऐसे करके। देन आई यूज्ड टू रिपीट इट। या बीच में आप थक जाता था तो मैं बीच में 20 शॉट्स फ्री थ्रो के डाल देता था, जिससे कि भाई मेरी ये भी मेरे को रिकवरी भी हो जाती थी। और इस तरीके से तो मेरा जो मैक्सिमम आज तक मैंने शॉट्स डाले हैं वो है 1000 शॉट्स इन अ डे। उसके लिए मेरे को कई घंटे लग गए थे, ये मेरा पर्सनल चैलेंज था अपने लिए। बट यूजुअली आई यूज्ड टू मेक लाइक 300 शॉट्स टू 400 शॉट्स अ डे। उससे आप अच्छे शूटर्स हो जाएंगे। और दूसरी चीज आपको जो शूटिंग करते समय देखना है, कुछ लोग क्या होते हैं बैक द रिम शूटर होते हैं, वो वहां पे कंसंट्रेट करते हैं, और कुछ लोग फ्रंट द रिम होते हैं कि जो हुक्स होते हैं जहाँ पे नेट अटैच होता है, वो वहां पे कंसंट्रेट करते हैं। तो आपको ये फाइंड करना है कि आप बैक रिंग शूटर हो या फ्रंट रिंग शूटर हो। और इसमें बहुत सारी चीजें भी हैं कि भाई मैं इतना डिटेल में जानता हूँ कि आपकी शूटिंग आई कौन सी होती है और क्या होती है। इन सारी चीजों के बारे में हम बाद में आपसे डिस्कस करेंगे। तो हर एक टॉपिक को इतना ज्यादा डिटेल में, इतना एक्सपीरियंस बहुत कम लोगों के पास होता है। यस, और ये शूटिंग आई वाला आपको कोई नहीं बताएगा कि आप किस आंख से कंसंट्रेट करते हो, फिर उसके हिसाब से आपको अपना कौन सा शूटिंग एक्शन होना चाहिए, आपके लिए बेस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, लेब्रॉन और एमजे हु इज द गोट। ये पूछा गया है मामा JR। ओके, फॉर पर्सनली मैं अपना ये बोलता हूँ, फॉर मी कोबी इज गोट। और उसके पीछे रीजन ये कहूंगा, व्हेन माइकल जॉर्डन, जिनको हम गोट कहते हैं, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, ही वाज एट हिज प्राइम। कोबी 17-18 साल के थे या 19 साल के थे, और एक वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर के साथ एक 17-18 साल का या 19 साल का या 20 साल का बच्चा खेल रहा है, compete कर रहा है, उनकी बॉल स्टील कर रहा है, उनके सामने डाल रहा है, उनके ऊपर से डंक भी कर रहा है।
तो ये एक मेंटालिटी, ये एक पावर, विल पावर और किसी में नहीं है। मैं वैसे ही कहूंगा नंबर 1 प्लेयर ऑफ ऑल टाइम माइकल जॉर्डन है। 1 नंबर पे मैं डालूंगा 1A, नंबर 1 माइकल जॉर्डन, 1A कोबी ब्रायंट, 1B लेब्रॉन जेम्स। ओके, मतलब तीनों 1 पे ही हैं। यस, बिकॉज दे आर बियॉन्ड दैट लेवल। और ये अलग अलग एराज में खेले हैं। माइकल जॉर्डन उस समय थे जब फिजिकल एरा में थे। उस समय कोबी जब व्हेन स्टार्टेड वो ट्रांजिशन हो रहा था फिजिकल एरा से स्किल लेवल एरा में, और आज के समय स्किल बेस्ड एरा है, तो उसके आपके लेब्रॉन जेम्स है। दैट्स ग्रेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कैरियर एज अ बास्केटबॉल कोच, जो कि मैंने पूछा है। ओके, तो साथ तक देखिए, करियर एज अ बास्केटबॉल कोच बहुत अच्छा है अगर आप करना चाहते हैं, और आप इसको करियर भी चूज कर रहे हैं, तो ये आप समझ लीजिए कि आप इस गेम से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आपको अगर करना है तो आपको अपने बेसिक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करने चाहिए। आपको, मैंने जैसे कि पहले बताया कि अभी भी इंडिया में 1970s की बास्केटबॉल गेम चलती है, आपको उस चीज को छोड़ के यू शुड लुक टुवर्ड कि कहाँ बास्केटबॉल आगे जाएगी। आपको उन स्किल्स को खुद सीखना चाहिए और उन्हीं स्किल और नॉलेज को आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे कि बच्चे भी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाए, वो भी स्किलफुल हों, और उनमें से कोई भी भगवान करे आगे चल के एक प्रोफेशनल एथलीट किसी भी लीग में कहीं बाहर खेलें। तो एक और क्वेश्चन है, व्हाट इंडियन प्लेयर्स कैन डू फॉर एक्सप्लोसिवनेस, जो कि आई होप आपने पहले भी कवर कर दिया है, लेकिन अगर इसको ब्रीफली एक या 2 पॉइंट्स में बताना चाहे तो आप क्या बोलेंगे? एक्सप्लोसिव, मैं फिर से बताना चाहूंगा कि भाई अगर आपको एक्सप्लोसिवनेस चाहिए, आप मैराथन रनर की तरह नहीं कर सकते काम। यू हैव टू वर्क एज अ स्प्रिंटर, यू हैव टू डू एक्सप्लोसिव थिंग्स। हर एक चीज को आप एक्सप्लोसिविटी के साथ करोगे तो ही आप एक्सप्लोसिव हो पाओगे। अगर आप स्लो करोगे तो आप एक्सप्लोसिव नहीं हो पाओगे। क्योंकि अगर आप स्लो प्रैक्टिस करते हो तो आपकी स्लो ट्विच फाइबर्स आपकी बॉडी बना रही है। अगर आपकी फास्ट काम करोगे तो आपकी बॉडी फास्ट ट्विच फाइबर्स बनाएगी। आपकी बॉडी उसी तरीके से अडेप्ट होती है जैसे आप अपने आप को ट्रेन करते हो। तो एक क्वेश्चन है जो भाटी ने पूछा है, हाउ टू बी सेल्फ मोटिवेटेड ऑन आवर बैड फेज। देखो, मेरे साथ भी बहुत बैड फेज हुए थे, और इट्स अबाउट वर्किंग ऑन योर मेंटालिटी। अब जैसे एक ना किलच, एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर होने के लिए ना किलच अंदर की चाहिए। माइकल जॉर्डन, कोबी ब्रायंट। इंडिया में देखूं तो मैं ये 2 लोगों कहूंगा जिनके अंदर मेरे को सबसे ज्यादा दिखी थी, 2 या 3 क्रिकेटर्स के लिए कहूंगा। अभी करंटली विराट कोहली, उसके अंदर बहुत किलच है मेरे को लगता है, और वीरेंद्र सहवाग, ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी जी, वो भी करते थे लेकिन वो शो नहीं करते थे, उनके मन में होता था एंड वो अपनी गेम में बताते थे। तो काम माइंड होना, अगर आप गेम में हैं, मान लीजिए कभी आपका बैड शूटिंग डे हो सकता है, वो किसी भी रीजन से हो सकता है, आपके हाथ का एंगल चेंज हो गया या आपकी बॉडी की क्या कहते हैं डायनामिक्स चेंज हो गई, वो किसी वजह आप रात को टेढ़ा सो गए और कोई मसल फायर कर रही है, नहीं कर रही है, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, या आपने कुछ ऐसा कर दिया है कि जिस वजह से आप इंजर्ड हो गए हो, या आंखों का फोकस खराब हो गया है, या रिम ही गलत है, वो भी ऊपर नीचे मैंने बहुत देखा है, बहुत रहता है, राइट। तो आप अपना डिफेंस पे ट्राई कर सकते हो, आप अंदर जाके लेफ्ट शॉट ज्यादा कर सकते हो। तो आप उस चीज पे ध्यान दो उस समय कि जो आपके कंट्रोल में है उस समय। बैड फेज आ सकता है, आपको मेंटालिटी को देखने। मैं जब प्रैक्टिस करता था बहुत ज्यादा गलत थॉट्स होते थे, तो मैं कान में ईयरफोन लगा के गाने सुन के या मोटिवेट करते हुए अपने आप को, या मैं तो अपने आप को प्रोफेशनली खेलना था तो मैं तो क्राउड्स की नॉइज डाल देता था कान में ताकि मैं अंडर प्रेशर भी खेल पाऊँ, या कोई भी अब्यूज कर रहा है या कुछ भी कर रहा है तो वो भी मैं कान में डाल के इग्नोर करता था। कुछ नहीं है, मेरे को सिर्फ उस पर फोकस करना है। तो धीरे धीरे ऐसे फोकस मेरा बढ़ा था और उस वजह से मैं और डोमिनेंट प्लेयर हो गया था। वो एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी उठता है कि लोग समझते मेडिटेशन जस्ट मीन्स कि शांति में जाके बैठ जाओ, और कहीं से मैंने ये भी सुना है कि जो हमारा पैशन होता है, जो भी चीज हमें करना पसंद है, वी कैन मेडिटेट ऑन दैट like basketball. See, meditation is a very big thing. लोग उस चीज को समझ नहीं पाते। मेडिटेशन से पहले एक चीज होती है लर्निंग हाउ टू कंसंट्रेट। कंसंट्रेशन की मास्टरी बहुत जरूरी है, तब आप मेडिटेट कर सकते हो, ठीक है। लोगों को ये चीज पता नहीं होता, वो सीधा सीधा जाके मेडिटेशन में बैठ जाते हैं, उसका कोई हेल्प नहीं मिल पाती और वो सही फिर बाद में वो उसको गिव अप कर देते हैं। तो मेडिटेशन के लिए फर्स्ट लर्न कंसंट्रेशन,
फिर देन गो मेडिटेशन। मेडिटेशन में आपको बहुत सारे प्रोस्पेक्ट है कि आप तो एक ही चीज़ पे ध्यान दोगे या किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं दोगे। इट डिपेंड्स अपॉन कि आप क्या चाहते हो। ये बहुत ही बड़ी चीज़ है, ये अलग ही बहुत टॉपिक है। मैं हर रोज़ मेडिटेट करता हूँ तो आई नो, बट फर्स्ट स्टार्ट विद लर्निंग हाउ टू कंट्रोल योर ब्रेथ, आई वुड से। उससे क्या होगा कि आप ब्रेथ पे कंट्रोल लेके आओगे, फिर आपकी इंटरनल अवेयरनेस ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। देन यू विल स्टार्ट ऑन डिफरेंट प्रोस्पेक्ट, कंसंट्रेशन पे जाके, और फिर उसके बाद मेडिटेशन पे आगे। तो लर्न हाउ टू ब्रीथ फर्स्ट। आपको बहुत काउंटलेस वीडियोस मिल जाएंगे आपको इंटरनेट पे कि अपनी ब्रेथ को कैसे कंट्रोल करना है। बट वहीं जाके कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि किसको फॉलो करें, बिकॉज बहुत सारे लोग अलग अलग तरीका बताते हैं। राइट। तो मैं आपको एक सिंपल सा बता देता हूँ। आपको आंखें बंद कर देनी है ऐसे, और आपको ब्रेथ लेना स्टमक से, नॉट विद योर चेस्ट। आपको स्टमक से ब्रीदिंग करनी है। ब्रीद इन, धीरे धीरे ब्रीद इन करना है अप टू 10 सेकेंड्स। फिर होल्ड करना है जितने सेकंड्स तक, 4 या 5 सेकंड तक होल्ड करो। फिर स्लोली आप 10-11 सेकंड्स में या 12 सेकंड्स में छोड़ो। इनिशियली आप ये कर सकते हो 8 सेकंड्स में ब्रीथ इन करना है, 4 सेकंड होल्ड करना है, फिर 12 सेकंड्स में या 11 सेकंड्स में उसको ब्रीद आउट करना है। ब्रीद आउट करने के बाद फिर 1-2 सेकंड्स आप होल्ड करें, फिर स्लोली। क्या होगा, इनिशियली आपको दिक्कत होगी, कई बार नहीं कर पाओगे, शायद एक बार ही कर पाओ, या फिर ये होगा इनहेलेशन आप प्रॉपर करवा रहे हो, होल्ड नहीं कर पा रहे, या आप एक्सेल कंट्रोल कर पा रहे हो, बाकी सारी चीज कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो आपको गिव अप नहीं करना है। धीरे आप तीनों चीज को मास्टर करने लग जाओगे, फिर आपके लिए बाकी चीजें आसान हो जाएंगी। तो इससे मेरे को भी काफी हेल्प हुई है इस क्वेश्चन से। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू मिनिमाइज इंजरीज इन बास्केटबॉल। कोई पर्टिकुलर स्ट्रेंथ कंडीशनिंग का रिजाइन जो कि आप प्रेफर करोगे? अभिनव वालिया ने पूछा है क्वेश्चन। देखिए, पता है क्या, जिस तरीके की आप ट्रेनिंग करते हो, इम्पैक्ट आपको झेलने हैं और सारी चीजें हैं, अगर आपको मिनिमाइज करनी है इंजरीज बहुत कारणों से हो सकती हैं। या तो आपने ओवरवर्क कर रखा है तो आपको कम करना पड़ेगा, या आपकी स्टेबिलिटी नहीं है। जनरली क्या होता है, जब आपकी हिप, एब्डोमेन और जो ग्लूट्स है, जो ग्रोइन है, वो एक साथ काम नहीं कर रहा होता, तो इंस्टेबिलिटी आती है, जिसकी वजह से एंकल ट्विस्ट होना, आपका नी टूटना, ये सारा चीज़ बहुत होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, एक और चीज़ है, ये चीज़ कोबी ब्रायंट के साथ भी हुई थी, जो 21-22 साल के थे, तो उनके भी बहुत ज़्यादा पेन बढ़ गया था। तो ही वेंट टू टिम ग्रोवर एक इंडियन है जिन्होंने माइकल जॉर्डन को ट्रेन किया था। लेटर ऑन ही ट्रेन कोबी ब्रायंट। तो उन्होंने ड्वेन वेड एंड मेनी अदर प्लेयर्स ही हैज ट्रेन। तो मैं उनका ही चीज़ आपको बता रहा हूँ कि हम लोग जनरली क्या है कि फॉरवर्ड मूविंग फोर्सेस पे, हम मसल्स पे वर्क करते हैं, बट हम बैकवर्ड पे नहीं करते हैं। तो आपको एक इसेंट्रिक ट्रेनिंग होती है, जिसमें नेगेटिव ट्रेनिंग भी कहते हैं, कि आपको फोर्स को होल्ड करना, अपनी बॉडी को सिखाना है कि अगर आप बेंच प्रेस मार रहे हो तो स्लोली रॉड को नीचे लेके आना है। फिर एक्सप्लोसिविटी के लिए आपको फास्ट वो होना चाहिए। तो आप इसमें दोनों चीजें वर्क कर रहे हैं। आई थिंक वी कॉल इट इसेंट्रिक्स, है ना? हाँ, यस, बट उसके लिए सिंप्लिसिटी के लिए मैं इसको, आप नेगेटिव ट्रेनिंग के लिए भी आप वो कर सकते हो। नेगेटिव ट्रेनिंग विद क्या कहते हैं, पोस्चर्स, या पॉजिटिव नेगेटिव ट्रेनिंग या पॉजिटिव ट्रेनिंग, इस चीज में भी किया जाता है। या एक्सप्लोसिविटी कह सकते हो, नेगेटिव ट्रेनिंग विद एक्सप्लोसिविटी कर सकते हैं। टिम ग्रोवर इज नोन टू बी द ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल माइंड, है ना? या द ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल ट्रेनर, आई वुड से। और I am also following his program, Jump Attack, उन्होंने book लिखी थी, right? Right. I have read that book. I'll be starting it from this Monday. This okay. Sequence. Best of luck and tell me the results. What are they? Thank you. Whatever they are. Okay. So then, moving on to next question. What is career? How can we build a career in strength and conditioning? Okay, आपको मैं एक चीज बोलूंगा कि देखिए, अभी इंडिया में बास्केटबॉल की तो लीग्स है नहीं, लेकिन क्रिकेट की हैं। तो क्रिकेट से रिलेटेड आप कई सारे कोर्सेज कर सकते हैं। अच्छे से अच्छे कोर्सेज करिए, उनको लर्न करिए, लर्न अबाउट बेसिक्स, नॉट इंडियन स्टाइल ऑफ वो ट्रेनिंग, कोई फायदा नहीं देगी। आप बाहर के कोर्सेज करिए। और एक और चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, जो आजकल बहुत इन है और अभी शुरुआत हुई है इसी चीज़ की, और बहुत प्रोफेशनल एथलीट्स ने अपना रिकवरी करी है, इवन रिटायरमेंट की तरफ जा रहे थे, उन्होंने वापस अपने आप को ठीक करके वो लेके आए हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ फंक्शनल पैटर्न्स। इस पे बहुत मेजर स्टडीज हो रही हैं। तो आप इस चीज़ को भी लर्न करिए। और किस तरीके से मैकेनिक्स होती है हमारी, अगर कुछ भी छोटा मोटा खराब हो जाता है, मैकेनिक्स ठीक नहीं होती, तो हमारी परफॉर्मेंस बहुत डाउन हो जाती है। प्लस इंजरीज भी बहुत होती हैं। अगर हमारी मैकेनिक्स ठीक होती हैं
तो हम बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो आई होप कि ये चीज़ आपको हेल्प करेगी। प्लस बहुत सारे अच्छे अच्छे स्ट्रेंथ कोचेज हैं, उनकी बुक्स भी हैं ऑनलाइन, आइदर यू कैन बाय देम, और उनका बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, रिव्यूज़ हैं, उन सबको देखिए, पढ़िए, थ्रेड्स मिल जाती हैं इंटरनेट पे, उनको पढ़िए, गेन नॉलेज, जो भी क्वेश्चन है सबके आंसर्स आपको मिलेंगे। राइट टेक्निक क्या है, बॉडी बिल्डिंग टेक्निक एंड एथलेटिक टेक्निक, लिफ्टिंग टेक्निक आर टोटली डिफरेंट। आपको एथलेटिक टेक्निक पे वर्क करना चाहिए, आपको पावर लिफ्टर की तरह लिफ्ट नहीं करना है, आपको एज एन एथलीट की तरह लिफ्ट करना है, नाइदर इवन बॉडी बिल्डर की तरह आपको लिफ्ट करना है, आपको एक एथलीट की तरह करना है। तो आपका जो माइंडसेट होना चाहिए, जो लर्निंग प्रोसेस होना चाहिए, वो एक एथलीट की तरह होना चाहिए कि मैं एक एथलीट को कैसे ट्रेन करूँ। और अगर एथलेटिक ट्रेनिंग के बारे में और जानना है तो मेक श्योर यू फॉलो इंस्टाग्राम पेज कीप अप एथलीट्स। तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अभी हमारे इंस्टाग्राम यूजर का क्वेश्चन आया है कि हाउ कैन वी इंक्रीज अवर स्टेमिना इन अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम एज आई एम आल्सो पेशेंट ऑफ एस्मा। ओके, एंड इनका नेम है वंशिका। वंशिका तो मैं आपको यही कहूँगा कि क्योंकि आपकी लंग कैपेसिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो एज़मा वन ऑफ द रीज़न उस चीज़ का हो जाता है। तो आपको लंग कैपेसिटी करने के लिए, जैसे मैंने मेडिटेशन का बताया है कि ब्रीदिंग टेक्निक क्या होनी चाहिए, आप उस पर वर्क करें, फर्स्ट मास्टर दैट। सेकेंड थिंग, दो वेज हैं। अगर आपकी बॉडी क्योंकि एज़मा की प्रॉब्लम है, लंग कैपेसिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो मैं हिट ट्रेनिंग नहीं कहूँगा आपको। यू स्टार्ट विद द बेसिक। आपको लॉन्ग ड्यूरेशन आपको रनिंग करनी पड़ेगी और ज़्यादा देर तक लाइक अ मैराथन रनर आपको वर्क करना पड़ेगा। लेकिन एज अ बास्केटबॉल एथलीट आपको क्या करना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। टेम्पो रन्स होते हैं। टेम्पो रन्स में क्या होता है कि आप 1 मिनट के जैसे 10 सेट्स करोगे, 1 मिनट के अंदर आप इनिशियली फर्स्ट वीक में आप ये कर सकते हो 10 सेकेंड में पूरा स्प्रिंट करूँगी पूरी जान से, और 50 सेकेंड्स या 30-35 रनिंग, फिर उसके बाद मैं जॉग कर सकती हूँ। फिर वापस आप ऐसा ही कर सकते हो 10 सेकेंड स्प्रिंटिंग, फिर उसके बाद आप रनिंग करिए। रनिंग मीन्स 70 to 75% ऑफ योर मैक्स स्पीड, और उसके बाद आप वापस से जॉगिंग या वॉकिंग करने लग जाएं। फिर वापस से आप इस चीज़ को रिपीट करें 10 टाइम्स के लिए, और ये आपका इसमें दोनों टाइप का स्टेमिना बढ़ेगा, आपका एंड्योरेंस वाइज भी बनेगा और स्प्रिंटिंग स्टेमिना भी। तो भैया अगला क्वेश्चन जो मेरा है दैट इज रिगार्डिंग वार्म अप, कि बहुत लोगों के मन में डाउट है कि हमें वार्म अप किस टाइप का करना चाहिए, स्टैटिक करना चाहिए, डायनामिक करना चाहिए, तो आप क्या बोलते हैं इस बारे में? ओके, वार्म अप जनरली लोग बहुत गलत करते हैं। इंडिया में ये जनरली होता है कि भाई 5 चक्कर काट लो, ये चीज़ मैंने भी करी है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपका 5 मिनट से ज़्यादा वार्म अप नहीं होना चाहिए। आपको डायनामिक वार्म अप विथ आपकी फंक्शनैलिटी के हिसाब से होना चाहिए कि अलग अलग स्पोर्ट का अलग अलग है। ये नहीं कि क्रिकेट वाला बास्केटबॉल में यूज़ करेंगे, बास्केटबॉल वाला वॉलीबॉल में यूज़ करेंगे, नहीं। आपका स्पोर्ट स्पेसिफिक होना चाहिए। मेजरली आपके ग्लूट फायर होने चाहिए, आपके जो इनर कोर रीजन है वो सब फायर होना चाहिए। अगर वो एक्टिवेट हो जाता है तो आप मोस्ट काम को कर चुके हो। प्लस आप बास्केटबॉल खेल रहे हो तो आपके काफ और ये सारी चीज़ें स्प्रिंगिंग मोशन उसमें एक्टिवेट हो जाना चाहिए, ताकि आप अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाओ। ये चीज़ है। एंड कुछ ट्रेनर्स ये भी सजेस्ट करते हैं कि बिफोर अ बास्केटबॉल गेम वी शुड आल्सो डू लो लेवल प्लायोमेट्रिक्स, कि उससे जॉइंट्स रेडी हो जाए हमारे। वही चीज़ है जो मैंने बताया ना, डायनामिक उसमें एक्सप्लोसिविटी में वही चीज़ होती है। फंक्शनैलिटी के साथ आप उसमें ऐड ऑन कर देते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा प्लायोमेट्रिक्स नहीं होती हो। आप ये 5 या 10 मैक्सिमम रेप्स उसमें करते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 50-60 या 3-4 सेट्स करने होंगे, वो चीज़ नहीं करनी है। आपको बस रेडी करना है उस चीज़ के लिए कि आपकी सारी बॉडी की मसल्स हैं वो वार्म अप हो गई, मतलब गर्म हो गई है बेसिकली। आप अब अपना काम कर सकते हो। आप डायनेमिकली आप रेंज ऑफ मोशन सारा चेक करोगे, कहीं पे भी अटक नहीं रही है, कुछ नहीं हो रहा है। तो जनरली आपका इससे पहले भी एक हम रोलिंग भी करते हैं जनरली डायनेमिक वार्म अप से, जिससे लूजन अप भी हो जाएगा, कहीं स्टिफनेस है लूजन अप हो जाए, जिससे आपकी रेंज ऑफ मोशन आ जाए और आप परफॉर्म कर पाओ। राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी लोगों के माइंड में है, हाउ टू इम्प्रूव नी हेल्थ, क्योंकि बहुत सारे एथलीट्स जो है नी इंजरीज से गुजरे। आपका खुद का एक्सपीरियंस भी इससे बहुत अच्छा है। ओके, तो इसका जो सबसे पहला मैं आंसर यही देना चाहूँगा, स्टॉप यूजिंग योर नी। आई नो दिस इज एन अब्सर्ड आंसर, बट आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस। जब आप भी लिफ्ट कर रहे हो, आपको नी से लिफ्ट नहीं करना है। आपको अपने हिप से लिफ्ट करना है, हिप एंड योर कोर मसल्स। अगर आप उससे लिफ्ट करोगे तो यू विल
यूज योर नीज एंड योर जॉइंट्स लेस, तो आपकी लॉन्जेविटी बढ़ जाएगी। तो ट्रेन यूजिंग योर हिप ड्राइव, ट्रेन योर सेल्फ कि भाई आप कुछ बेंच प्रेस भी यूज कर रहे हो, उसमें भी हिप यूज होता है, लोगों को ये पता नहीं है। आप अगर बाइसेप कर्ल कर रहे हो तो उसमें भी हिप यूज होता है। तो इन सारी चीज़ों का आप ध्यान दोगे, आपको हिप ड्राइव पे मास्टरी करनी पड़ेगी। हिप को यूज़ कैसे करना है लिफ्टिंग में, उस चीज़ को आप यूज़ करने लग जाओगे। प्लस हिप को कैसे यूज़ करना है आपका जंपिंग में, स्प्रिंटिंग में, बास्केटबॉल में, बॉल हैंडलिंग में, पुशिंग में, डिफेंस में। तो स्टार्ट लूजिंग योर मोस्ट डेंस मसल एंड द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन योर बॉडी, दोज आर योर हिप्स। हिप्स पे वर्क करने लग जाओ, उनकी स्टेबिलिटी बढ़ाओ, तो ऑटोमेटिकली आपका नी अच्छा हो जाएगा। और नी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और भी चीज़ है आपको, क्योंकि नी सिर्फ आपका इधर क्वाड से रिलेटेड नहीं है, आपका हैमस्ट्रिंग से भी है, नीचे से काफ आके भी उस पर जुड़ती है, प्लस हिप से भी कुछ मसल्स आके वो जुड़ती हैं। तो आप जब हिप को यूज करते हो और हैमस्ट्रिंग को भी आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो स्टेबिलिटी आती है। काफ को अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, और शिन, पीपल डोंट वर्क ऑन देयर शिन मसल, ये जो आगे वाली मसल होती है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल। अगर आपकी स्टेबिलिटी स्ट्रेंथ नहीं है तो आपका जो ये जो नहीं है, ये आगे की तरफ भागेगा जब भी आप स्टॉप करोगे, तो आपका लिगामेंट टूटेगा। तो उससे क्या है कि अगर आपने इस चीज को स्ट्रॉन्ग कर लिया है तो ये स्टेबल रखेगा उससे, और स्टेबिलिटी आएगी तो आपको इंजरीज कम होंगी। और इसी चीज को मैं ये कहना चाहूंगा, अगेन मैं कह रहा हूँ, आप अपने हिप पे वर्क करिए, ट्रेन करिए कि कैसे मेरे को हिप यूज करनी है लिफ्टिंग में। अगर आप स्क्वाट्स कर रहे हैं या लेग प्रेस कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उसके करने के बाद अगर आपके क्वाड्स थक रहे हैं, क्वाड्स या हैमस्ट्रिंग थक रही है, तो इसका मतलब आपने लिफ्ट जो किया है वो आपने क्वाड मसल यानी नी मसल यहाँ पे और हैमस्ट्रिंग से किया है, रेदर देन आपके ग्लूट्स जो हिप मसल है वो टाइट होने चाहिए, वो थकने चाहिए, वो सोर होने चाहिए, तो आपने उन्हें यूज किया है। तो इस चीज का ध्यान रखें एंड होप कि भाई इन क्वेश्चंस के सारे आंसर मिल गए होंगे। अगर आपके पास कुछ और भी क्वेश्चंस होंगे तो प्लीज आप इंडिया लाइव स्पोर्ट्स पे जाइए, वहां पे आप उन्हें राइट डाउन करिए। एंड आई होप वी डू दीज थिंग्स अगेन, और सारे क्वेश्चंस आंसर होने के बाद आपकी गेम चेंज हो और इम्प्रूव हो। थैंक यू संदीप फॉर डूइंग दिस। थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आप लोग इस वीडियो को देखे तो ऑब्वियसली आप लोग सीरियस है अपनी परफॉर्मेंस को लेके, एंड आप आगे भी हम ऐसी वीडियोस लेकर आएंगे आपके लिए। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द कमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।